नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 23 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 30 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई थी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया था। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस दोस्तों और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो यूनेस्को प्रतिवर्ष 21 फरवरी को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाता है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा कब की गई थी दोस्तों? तो ये 17 नवंबर 1999 में की गई थी घोषणा। ठीक है, इसको विश्व के द्वारा कब मनाया जाने लगा? तो 2000 में मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में भी नामित किया है। और इस वर्ष यानी 2022 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की थीम क्या है दोस्तों? तो ये है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। और देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप इसे मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करना होगा। और इसमें दोस्तों आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर से लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल रहेगी। दोस्तों इसमें आपको 12 पीडीएफ मिलेगी। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में करंट अफेयर कर रहे थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी कहां बनाई जा रही है दोस्तों? तो ये बनाई जा रही है पचमढ़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये नर्मदापुरम जिले में आता है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? होशंगाबाद था, अब उसको नर्मदापुरम कर दिया गया है। खजुराहो दोस्तों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ओरछा है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है निवाड़ी। किस जिले से अलग होकर बना था दोस्तों? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वो भी पचमढ़ी है। और पचमढ़ी में दोस्तों सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों टाइगर रिजर्व में दोस्तों टाइगर सफारी बनाने पर काम चल रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला डिस्ट्रिक्ट में है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किस जिले में किया दोस्तों? तो ये क्या है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किया। ये कब किया दोस्तों? तो ये किया है 19 फरवरी को। तो डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं के लिए ISA की नियुक्ति हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों? तो ये की है 45 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 45 करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो ये किया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। यशोधरा राजे हमारे मंत्री है और इनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दे दी है। तो इसकी लंबाई दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है? तो ये है 906 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है इसकी? 906 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में स्वीकृति दे दी है। साथ ही प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे के एक रेखन प्रस्ताव अनुसार विभिन्न खंडों में मार्ग की श्रेणी, चौड़ाई एवं प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए
फीडर रूट्स के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन तथा भारत शासन से समन्वय कर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही दोस्तों नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण एवं निवेशक प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे के एक रेखन कबीर चबूतरा जो कि अमरकंटक से प्रारंभ होकर डिंडोरी, जबलपुर, अब्दुल्लागंज, बुधनी, नसुल्लागंज, संदलपुर, कर्नावाद, इंदौर, धार, सरदारपुर, झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात की सीमा तक प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है दोस्तों, लगभग 106 किलोमीटर है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 सह प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश का अनुमोदन किया गया है। नीति के अंतर्गत स्टार्टअप एवं इंक्यूबेटर्स को वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधा एवं सहायता और फैसिलिटी का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद ने 19वें एशियन गेम्स 2022 जो कि कहां पर होना है दोस्तों, चीन में, तो इसकी तैयारी के लिए घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिए अनुमानित व्यय की राशि 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। और मंत्रिपरिषद ने दोस्तों मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड करने और इससे संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की भी स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग कहां की गई है दोस्तों, तो ये की गई है खजुराहो में। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है और अमरकंटक अमनूपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी की उपस्थिति में खजुराहो में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग की गई है। और इस परियोजना को संचालित करने के लिए पर्यटन बोर्ड और सहयोगी संस्था साहस के मध्य कर्नावती इंटरप्रिटेशन केंद्र मंडला में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में पन्ना नेशनल पार्क, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके आसपास के 30 गांवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस परियोजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कार्य किया जाएगा। सामुदायिक जागरूकता, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से पर्यटन स्थलों और आसपास के गांवों को क्लीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पर्यटन संस्कृति एवं पुरातत्व परिषद पन्ना के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों, तो ये किया गया 20 फरवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 20 फरवरी से लेकर दोस्तों 26 फरवरी तक की चलेगा खजुराहो नृत्य समारोह 2022, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो ये 48वां संस्करण है, तो ये भी याद रखिएगा। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 20 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ किया है। और इस समारोह का आयोजन कब तक चलेगा दोस्तों, ये 26 फरवरी तक की चलेगा। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, तो 1975 में मंदिर प्रांगण से हुई थी। और आरंभ के 2 से 3 वर्षों बाद ही इसे मंदिर प्रांगण में करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप यह समारोह बाहर मैदान में किया जाने लगा। और पिछले वर्ष संस्कृति विभाग की इस कार्यक्रम को मंदिर प्रांगण में कराए जाने की कोशिश को सफलता मिली। और इस वर्ष दोस्तों यह समारोह मंदिर प्रांगण में ही किया जा रहा है। और दोस्तों बात करें हम खजुराहो मंदिर की, तो देखिए इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की भी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों, 1986 में किया गया था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के 3 ऐसे प्लेस है जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से खजुराहो भी है, दूसरा सांची स्तूप है और तीसरा कौन सा है, भीमबेटका है। खजुराहो स्तूप को 1986 में शामिल किया गया था और सांची स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया था। तो समारोह में इस वर्ष महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के बैनर तले 5 किलोमीटर की दिल खेल के घूमो मैराथन भी हुई है। और इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ है के स्लोगन से पर्यटन स्थलों में महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने घोषणा की है
कि मानव जीवन में नृत्य की महानता और उसके योगदान को देखते हुए खजुराहो में शास्त्रीय नृत्य संदर्भ का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य संदर्भ का केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये खजुराहो में स्थापित किया जाएगा। और 48वें खजुराहो नृत्य समारोह की प्रस्तुतियां का साक्षी बनने के लिए 8 देशों के राजदूत और उच्चायुक्त सहपरिवार समारोह में शामिल हुए। और वो कौन कौन से देश है दोस्तों, तो कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनोई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड और लाओस है। और समारोह में शास्त्रीय नृत्य के लिए सुनियाना हजारीलाल को वर्ष 2019-20 तथा शांता और वीपी धनंजय को वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया है। उन्हें 2 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका, साल और श्रीफल प्रदान किया गया है। और इस नृत्य का आयोजन दोस्तों संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन छतरपुर के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। दोस्तों इस अवसर पर कुछ राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार किसे मिला है, ये प्रिया सिसोदिया को मिला है। ये कहाँ से है, बदनावर से है। ठीक है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार पुनः प्रारंभ किया गया है दोस्तों, तो ये इन्फोसिस के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इन्फोसिस के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार पुनः प्रारंभ किया गया है। बात करें हम यहाँ पर इन्फोसिस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 2 जुलाई 1981 को। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, NR नारायण मूर्ति है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों, तो ये बेंगलोर में है। और इसके अभी चेयरमैन कौन है, नंदनी इलेकानी है। और इसके MD और CEO कौन है, सालिक परेख है। दोस्तों हाल ही में इन्फोसिस के द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित बटेश्वर के 200 मंदिर समूह का जीर्णोद्धार पुनः प्रारंभ किया गया है। और बटेश्वर मंदिर समूह के संरक्षण का कार्य वर्ष 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन क्षेत्रीय अधीक्षक के मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया था। और 2005 से 2011 के मध्य 60 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया था। ये मंदिर समूह शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है, अर्थात ये हिंदू धर्म की 3 प्रमुख परंपराओं शैव, वैष्णव और शाक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्व निदेशालय के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में 200 मंदिरों का यह समूह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये इंदौर जिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एड्स के हाई रिस्क ग्रुप में इंदौर पहले स्थान पर है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरे शहरों के मुकाबले इंदौर में फीमेल सेक्स वर्कर तो ज्यादा है ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ गे भी ज्यादा है, यानी जो पुरुषों से संबंध बनाने वाले पुरुष भी यहाँ पर ज्यादा है। और गे के मामलों में ग्वालियर दूसरे स्थान पर है, जबलपुर तीसरे स्थान पर है और भोपाल जो है वो चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी राज्य में हाई रिस्क ग्रुप के 55,000 लोगों में HIV और एड्स की रोकथाम के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए काम कर रही है। सोसाइटी हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को जागरूक करती है तथा HIV स्क्रीनिंग कराने का काम भी करती है, जिनमें HIV की पुष्टि होती है और उनका इलाज कराया जाता है। और देखिए दोस्तों एड्स की रोकथाम के बारे में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KD त्रिपाठी ने बताया है कि हाई रिस्क कैटेगरी में अलग अलग ग्रुप्स तक पहुंचने के लिए करीब 68 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं यानी टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। इन प्रोजेक्ट के जरिए हाई रिस्क ग्रुप में HIV की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग, यौन संबंधों के दौरान निरोधक का उपयोग करने, इंजेक्शन से नशा करने वालों को सिरिंज उपलब्ध कराना है। HIV संक्रमित को AET सेंटर से लिंक कराकर नियमित दवाएं और उपचार मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में HIV की स्क्रीनिंग के लिए 1652 FICTC यानी फैसिलिटेटेड इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर संचालित है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, IIT इंदौर ने किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया दोस्तों, तो ये बनाया है IIT इंदौर के साथ मिलकर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, IIT इंदौर ने IIT इंदौर के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। सबसे पहले हम बात करें IIT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। इसकी स्थापना कभी थी दोस्तों, तो ये 2009 में की गई थी और ये कहाँ पर है, इंदौर में है। इसके अभी चेयरमैन कौन है, दीपक बी पाठक है। और इसके अभी डायरेक्टर कौन है दोस्तों, डॉक्टर सुभाष एस जोशी है।
ठीक है। और दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पर आईआईटी इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी और इसकी अभी डीन यानी चेयरमैन कौन है दोस्तों? डॉक्टर अशेष तिवारी है और इसके अभी डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर संजीव तोकेकर है। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आईआईटी इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी डीएवीवी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है जिससे नकली फिंगरप्रिंट का उपयोग करने वाले अपराधों की रोकथाम की जा सकेगी और इस महत्वपूर्ण शोध का पेटेंट कराया गया है। इस तकनीक की सहायता से बायोमेट्रिक मशीनों में ऐसा सेंसर लगाया जा सकेगा जो असली और नकली फिंगरप्रिंट की पहचान कर लेगा और नकली और असली फिंगरप्रिंट की पहचान करने में सफलता मिलने से आधार और बायोमेट्रिक से जुड़े सभी तरह के उपकरणों की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। बैंकिंग क्षेत्र के साथ ही चोरी रोकने के लिए कई दफ्तरों और घरों में बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जाता है। कई प्रतियोगिताओं और भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। शोध के आधार पर नई बायोमेट्रिक मशीन का उत्पादन होने के बाद नकली या मृत व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं हो सकेगा। शोध पर काम करने वाले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी आईईटी के प्रोफेसर शशि प्रकाश एवं आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर विमल भाटिया है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 24 फरवरी को कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल 24 फरवरी को जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण एवं पशुपालक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के आरंभ होने से किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण मिलेगा जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ ही कृषि की लागत कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। पशुपालक संगोष्ठी में एकीकृत कृषि प्रणाली और पशुपालन से कृषकों की आय से कैसे दुगनी वृद्धि की जा सकती है, तो इसकी जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एवं विद्यार्थी विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई मंत्री है श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, तो इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ओम प्रकाश सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है और इनके पास दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार है। और तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भोपाल के विज्ञान भवन में विज्ञान प्रसार एमपीसी एसटी एवं विज्ञान भारती के तत्वाधान में राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एवं विद्यार्थी विज्ञान मंत्रण यात्रा का उद्घाटन किया है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उत्कृष्टता, नवाचार, उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष 2007 में शुरू हुए इस उत्कृष्टता अभियान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 1 लाख विद्यार्थियों एवं युवाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करना है। मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि विज्ञान मंथन योजना मध्य प्रदेश शासन की अभिनव पहल भी है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो ये थी सरला ग्रेवाल। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल कौन थी हमारे मध्य प्रदेश की? तो ये सरला ग्रेवाल। हमारे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और प्रेजेंट में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ये है श्री मंगूभाई पटेल। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? मंडला, देवास, खरगोन या विदिशा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, तो इसमें आप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।